हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे सीएपीएफ एसी 2020 के संबंध में फॉर्म का जो प्रोसेस है और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स शुरू में कुछ चीज़ें होती है वो आप गलती कर देते हो या ये चीज़ें इट्स बेटर है कि नो डाउट आपके लिए फॉर्म ऑब्वियसली आपका आ चुका है और फॉर्म आपको 18 को ही आ चुका है, लेकिन उसमें आपको 7 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट है। जिन लोगों ने भर दिया दैट्स फाइन, जिन लोगों ने नहीं भरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इट्स बेटर है कि शुरू में पहले उस चीज को प्रोसेस को पढ़ लो, एलिजिबिलिटी वगैरह को पढ़ लो, जो जो इंफॉर्मेशन डालना है उस चीज को पढ़ लो। इट्स बेटर कि बाद में फिर परेशान हो या कुछ इंफॉर्मेशन छूट जाता है, कुछ आप गलत पुट कर देते हो तो उस चीज को नहीं करो। तो इसमें जो भी है कुछ चीजें हम देखेंगे। तो देखो, जो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली by using the website https upsconline.nic.in. Brief instructions for filling of the online application form have been given in appendix 2. Detailed instructions are available on the above mentioned website. जो भी आप उस वहाँ फॉर्म जहाँ फिल करने लगोगे upsconline.nic.in, तो वहाँ भी आपको इंफॉर्मेशन रहेगा सारी चीजें। तो कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड, या तो आधार, वोटर आईडी या पैन कार्ड, passport, driving license, or any other photo ID card issued by the state or central government. The details of this photo ID card will have to be provided by the candidate while filling up the online application form. The candidates will have to upload a scanned copy of photo ID whose details have been provided in the online application बाय हिम और हर। यानी कि जिस एप्लीकेशन का डिटेल आइदर आप वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जिसका भी आपने फिल किया है उसका स्कैन आपको पीडीएफ फॉर्म ये भेजना पड़ता है, उसमें अपलोड करना पड़ रहा है। This photo ID will be used for all future references, referencing, and the candidate is advised to carry this photo ID while appearing for the examination personality test. तो obviously जो ID आपने भरा है इसमें जिसका डिटेल आपने डाला है, जिसको अपलोड किया है, आप एग्जाम में भी उसी को आपको ले जाना चाहिए। The Commission has introduced the facility of withdrawal of application for those candidates who do not want to appear for the examination. In this regard, instructions are mentioned. तो देखो, कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फॉर्म को फिल कर देते हैं और एग्जाम नहीं देते हैं। तो क्या होता है, जितने लोग सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप करते हैं तो उतना क्वेश्चन पेपर और प्रिंट होता है, उतना आपका सीट अरेंजमेंट किया जाता है। जस्ट इमेजिन करो कि वन रूम में 24 स्टूडेंट्स नॉर्मल केसेस में रहते थे, अब इस बार कोविड-19 पैंडेमिक के कारण और स्पेस में गैप देना पड़ेगा। तो जस्ट इमेजिन करो कि एक स्कूल को हायर किया जाता है, तो उसका किराया देना पड़ता है। प्रिंट होता है, आप देखते हो एक-एक क्वेश्चन पेपर में डिपेंडिंग ऑन 48 पेज या 56 पेज या 64 पेज, डिपेंडिंग ऑन हर एग्जाम में अलग-अलग ये रहता है। तो उतने पेजेस आपको करवाने पड़ते हैं। फिर उतने इंस्ट्रक्टर जो इन्विजिलेटर चाहिए होते हैं, सारी चीज़ें। तो आपका जो लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का वो 7 सितंबर 2020 टिल 18:00 आवर्स, यानी कि शाम में 6 बजे तक। और जो विथड्रॉल का है वो 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक 6 पीएम तक। तो वो जिन्हें भी विथड्रॉ करना वगैरह होता है वो विथड्रॉ कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द वेबसाइट upsconline.nic.in। देखो, ये चीजें जो है हम इस चीज का डिटेल ऑलरेडी बता चुके हैं, इस पर हम बहुत अधिक जोर नहीं देंगे। जो सारी चीजें हैं, जो पेमेंट वगैरह है, तो देखो सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी, तो एससी एसटी ओबीसी इन लोगों को पे नहीं करना, सॉरी, एससी एसटी एंड गर्ल्स कैंडिडेट, ठीक है, एससी एसटी और गर्ल्स कैंडिडेट, गर्ल्स में ऑल सारे और गर्ल्स, तो उन्हें पे नहीं करना पड़ता है। बाकी जो कैंडिडेट हैं वो उन्हें 200 पे करना है। तो वो आप ऑब्वियसली है, देखो अभी क्या है कि या तो एसबीआई ब्रांच वगैरह में जा करके, अब लेकिन ब्रांच में इस समय जाने का कोई मतलब नहीं है, और इनफैक्ट नॉर्मल टाइम में भी रेयर में ही बहुत कम लोग जाते हैं, जैसे जिनके कोई फैमिली मेंबर या उस ढंग से हैं। अदरवाइज आज के डेट में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिए। अब देखो, जो फोटो वगैरह, एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने कुछ कैंडिडेट्स को देखा है कि फोटो वगैरह जो डालते हैं, सपोज आपने 5 इयर्स पहले का डाला, नो इशू, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन 5 इयर्स पहले का डेट नहीं वो होना चाहिए। अब देखो, ये कह रहा है कि ये नॉर्मली क्या होता है कि फोटो और सिग्नेचर जो फोटो होता है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। तो देखो, लेटेस्ट का कोई ये मतलब नहीं, 5 इयर्स पहले का भी है वो चलेगा, दैट्स फाइन, लेकिन डेट उसमें नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट का मैं देखता हूँ कि डेट 2014 का 15 का दिया हुआ है,
तो वो आप ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? और आप जो भी है अपना आईडी डिटेल रखोगे और 18 अगस्त से आपका स्टार्ट हुआ, 7 सितंबर तक शाम में 6 बजे तक आपका डेट है, ठीक है? एप्लीकेंट शुड अवॉइड सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन। देखो हाँ, ये एक प्रॉब्लम आप लोग में से कुछ कैंडिडेट्स के पास आता है कि कुछ चीजें गलती कर दिए, तो क्या मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं? आप भर सकते हैं। इस चीज को आप इसको देखो कि applicants should avoid submitting multiple applications. However, if due to any unavoidable circumstances any applicant submits multiple applications, then he or she must ensure that the application with higher RID is complete in all respects. इसका मतलब होता है कि देखो आपने फॉर्म भरा तो आपको 110000 समथिंग करके कोई RID मिलता है। मान के चलो हम इसको सिंपल में लेते हैं 005943, मान के चलो ये है आपका। तो पहला फॉर्म भरा ये। अब जो आपका नेक्स्ट यदि फॉर्म भरते हो तो RID जो होगा तो ये नंबर मान के चलो यहाँ 1 आ गया, 12948 सपोज आ गया। तो हायर वाला जो है यानी कि बाद में जो आपने भरा है उसका RID नंबर हायर होगा, तो वो आपके पास डिटेल प्रॉपर होना चाहिए कि किसी ने कुछ चीजें गलत कर दिया, कुछ एड्रेस गलत या तो कर दिया, मोबाइल नंबर गलत कर दिया या ईमेल आईडी गलत कर दिया, या फिर जो भी डिग्री ग्रेजुएशन या वो चीजों में आपने यदि गलत कर दिया, तो बेटर है कि आप सेकेंड फॉर्म भर दो। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप हायर जो बाद में भरे हो यानी उसका आप कंप्लीट वो ऑल रिस्पेक्ट में होना चाहिए। इन केस ऑफ मल्टीपल applications, the application with higher RID shall be entertained by the commission and fee paid against one RID shall not be adjusted against any other। तो देखो ये कोई इशू नहीं होता है नॉर्मली। हाँ, ये चीजें है कि ऑलरेडी हर चीज देखो रिटन डॉक्यूमेंट जब होता है तो हर चीज डाला जाता है कि आपने पैसे एक बार में पे किया, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे बार में एडजस्ट हो जाएगा, नहीं, उसके लिए अलग अलग आपको पे करना होगा। The applicants must ensure that while filling their application form, they are providing their valid and active email IDs, as the commission may use electronic mode of communication while contacting them at different stages of examination process. The applicants are advised to check their emails at regular interval and ensure that the email address ending with nic.in are directed to their inbox folder and not to the spam folder or any other folder. Candidates are strongly advised to apply online well in time। तो ये ऑलरेडी ये चीजें ये आपको किया गया है। अब वो विड्रॉल वगैरह का है तो विड्रॉल इस ड्यूरेशन में होगा आपका। विड्रॉल करोगे तो जो भी है इनफैक्ट जिसको नहीं देना है या इस चीज को तो वो विड्रॉ बेटर है कर ले, बट नहीं भी करते हो तो आपका कोई वो इशू नहीं है। देखो FAQ में नॉर्मली जो भी मैंने इधर 2-3 दिनों में देखा कि कुछ कैंडिडेट्स हैं कि सपोज अब एड्रेस है आपका, तो एड्रेस में आपको कुछ स्पेशल साइन ये चीजें ये नहीं देने के लिए है, तो कुछ उस उन लोगों में से दे दिए। तो एज सच ये इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, आपको नहीं देना चाहिए, दैट्स फाइन। आप उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तो वो यदि आपने दे दिया तो चलो उससे कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं होगा। एक और चीजें होती है कि जैसे जो भी है आप जो कैंडिडेट SC है, ये ST है या जो भी, अब समटाइम SC है और ये ST भरा गया, ये चीजें मत करो, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। आप क्वालिफाई भी करके मान के चलो कि कोई SC कैंडिडेट है, उसने भले हो सकता है कि ऐसे गलती से भरा हो, लेकिन उसने उस चीज में ST भर दिया, तो वो चीजें आपको चेंज नहीं होगा। ये चीजें आपको नहीं ये करना है, ठीक है? तो जो चीजें हैं प्रॉपर तरीका से ये वाली एड्रेस वगैरह तरीके से प्रॉपर तरीका से फिल करो। आइदर मान के चलो कि जैसे ये आपको पता हो कि चलो एक परमानेंट एड्रेस होता है, तो परमानेंट एड्रेस पे चीजें एक जाती है। जैसे जब भी कोई मान के चलो कि अभी तो मैक्सिमम चीजें आपकी ऑनलाइन ही होगी, लेकिन जब फाइनल कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें के लिए जाती है, तो आप परमानेंट एड्रेस वगैरह सही से भरो एक, ठीक है? तो एक आपका परमानेंट एड्रेस, या फिर जो दूसरी जगह जो रहते हो टेम्पोररी एड्रेस जहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो उस जगह को फ्रिक्वेंटली चेंज करने वाला नहीं दो, कुछ ऐसा जगह दो जहाँ की एक स्टेबिलिटी टाइप का रहे, जहाँ आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके, आप उस चीज़ों को इन फ्यूचर ज़रूरत हो तो कलेक्ट किया जा सके। तो एक आपका कम्युनिटी वगैरह में चीज़ों का है। फिर देखो डेट वगैरह भरना होता है, तो जो डेट है सर्टिफिकेट में, तो वो सर्टिफिकेट वगैरह का डेट प्रॉपर तरीका से ये फिल करो, ठीक है? तो ये कुछ विशेष चीज़ें। और जस्ट ये है कि एक यदि आप फॉर्म में कुछ गलत हो गया, कुछ ब्लंडर हो गया,
तो उस चीज को क्या करना है कि आपको या तो वो रेक्टि बहुत मेजर सा है, तो मेजर है तो आप दूसरा फॉर्म फिल कर दो, आपको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप बाद का फॉर्म भरते हो उसका डिटेल आप अपने प्रॉपर तरीका से सुरक्षित रखो। नो डाउट वो ईमेल में आपका आ जाता है। ईमेल आईडी जब प्रॉपर आप देते हो जिस ईमेल को यूज कर रहे हो, देखो अब सम टाइम कुछ को ये रहता, आप जो भी ईमेल यूज कर रहे हो उसका डिटेल आपके पास पता होना चाहिए, ताकि अंतिम समय तक आप उस चीज को प्रॉपर यूज करो। या फिर मोबाइल वगैरह है तो ऑब्वियसली है, अब जनरली बहुत कम लोग मोबाइल फ्रिक्वेंटली उतना चेंज नहीं करते हैं। एक टाइम था कि फ्रिक्वेंटली लोग चेंज करते थे, तो अब नॉर्मली एक स्टेबल टाइप का रखते हैं। तो ये चीज़ों को रखो। अब जैसे हाँ, नेम वगैरह है, तो नेम वगैरह में स्पेलिंग्स और ये सारी चीज़ें का ध्यान रखो। देखो, जब एक बार आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आइदर 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके 2 हो रहे हैं, तो उस दोनों में आप एक बार फ़िल करते हो, तो फ़िल करने के बाद फिर आपका रिव्यू का आता है, तो उस रिव्यू को प्रॉपर तरीका से कर लो। फर्स्ट पार्ट का आपने रिव्यू कर लिया मान के चलो, तो फर्स्ट पार्ट का रिव्यू करने के बाद आपके पास वो मेल में आ जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट आपने फ़िल कर दिया। मान के चलो कि रिव्यू करने के बाद भी कुछ छूट जाता है, तो फिर से एक बार जो आपने फ़िल कर दिया है, तो उस फर्स्ट पार्ट के फॉर्म को फिर से देख लो। यदि देखो, क्योंकि अब तक आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, फर्स्ट वाले में आपने नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन जो भी भरी है। अब यदि आपको मेजर गलती आ जाता है तो उसी समय आप सेकंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका कारण क्या है कि तब अब तक आपने पेमेंट वगैरह नहीं किया है। फिर आप चेक कर लिए, फिर दोबारा आप जब रजिस्ट्रेशन दोबारा ये रजिस्टर करोगे पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 वगैरह में फिर है पेमेंट आपको करना आता है, सारे फ़ोटो वगैरह। तो फ़ोटो वगैरह ये प्रॉपर तरीका से क्लियर ये रखो, जो साइज़ दिया हुआ है उस साइज़ वगैरह के चीज़ों को तैयार रखो, रेडीमेड रखो प्रॉपर तरीका से। देख लो कि हाँ, हमें इस साइज़ में चाहिए फ़ोटोग्राफ इस ये में, और वो लेजिबल होना चाहिए, यानी कि पढ़ा जाना वाला होना चाहिए, और आपका फ़ोटो जो है पहचान में प्रॉपर तरीका से आना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद फिर जो पार्ट 2 भी होता है, तो पार्ट 2 फिल हो गया, फिर उस चीज़ को एक बार प्रॉपर चेक कर लो। कहीं भी कि फिल किया, फिर रिव्यू के लिए आता है, तो उसको एक बार चेक कर लो। कहीं भी जैसे 2 फ्रेंड्स वगैरह साथ में रहते हो, तो अभी चलो मैक्सिमम लोग अलग-अलग जगह पे रह रहे हैं, दैट्स नॉट इश्यू। लेकिन एक बार प्रॉपर तरीका से चेक कर लो, और थोड़ी-सी हड़बड़ की ज़रूरत नहीं। फिर एक सेंटर सेंटर आप इस समय सावधानी से दो कि इन द सेंस कि आप ये सोच लो कि हम उस टाइम में कहाँ पे रहेंगे। आपका एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होना है, तो आप सेंटर उसी अनुसार दो कि जहाँ आप वो उस टाइम में प्रॉपर कम्फ़र्ट आपका होगा, जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ जो हो। जस्ट इमेजिन करो कि दिसंबर है, तो दिसंबर के महीना में दिल्ली वगैरह में ठंडा का मौसम होता है, तो मान के चलो कि कोई कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ का मौसम अच्छा है, आपको लगता है कि हम यहाँ कंफर्टेबल फील करेंगे, दैट्स फाइन, आप वहाँ फील करो। ये इस सारी चीज़ों को, और या हम उस टाइम में यहाँ रहेंगे या वहाँ रहेंगे, वो आपका जो प्लान होगा, तो उस अनुसार से ये फील करो। और थोड़ा-सा पैनिक नहीं होना है। फिर एक देखो, एक और ये चीज़ें हैं कि जो ईडब्ल्यूएस वाला है, तो ईडब्ल्यूएस वाला नो डाउट कुछ का 1-2 का क्वेश्चन ये था कि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफ़िकेट है कि मान के चलो कि इस फाइनेंशियल ईयर का आपका सपोज़ नहीं है, यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 चल रहा है, तो एक्चुअल में क्या है होता है, जो भी आप ईडब्ल्यूएस बनाते हो, तो जो आपका अकॉर्डिंग टू इनकम जो है, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 का बनेगा। तो ऑब्वियसली मान के चलो 2019 20 का नहीं बना हुआ है, तो सपोज आप फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2018 2018 और 2019 का बना हुआ है, नो इश्यू। लेकिन आपको जो है पैन कार्ड डिटेल, यानी कि जो पैन कार्ड जो आप फ़िल करते हो एनुअल इनकम रिटर्न, ठीक है? आईटीआर। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं अपने पेरेंट्स का, वो उसका डिटेल वो जो है वो लेटेस्ट अपडेटेड ईयर का वो आपको देना होता है, तब जाकर के आप वो वैलिड हो जाता है। अब देखो, इस समय मान के चलो लेट वाला ये पहले वाला भी है, तो कोई इशू नहीं। सेम सिचुएशन ओबीसी के लिए कि ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास पहले का है, सपोज 5 इयर्स पहले का भी, 8 इयर्स पहले का भी है, 10 इयर्स पहले का भी है, मान के चलो, नो इशू, दैट इज नॉट एनी इशू। उस चीज़ को आप अप्लाई कर दो, जो जो भी डेट का है, ओबीसी है या आपका एससी एसटी का जो भी सर्टिफिकेट है,
फिर आप जब सेलेक्ट होते हो, यानी कि आप जब रिटन क्वालिफाई कर रहे हो, डीएएफ वगैरह, तो उस टाइम आप बना सकते हो। आपके पास सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, और इनफैक्ट आप इंटरव्यू में भी गए पुराना, लेकिन आपके पास होना चाहिए, आपका ओल्ड भी है, तो आपके पास टाइम दिया जाता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाला में क्या है कि आपका इनकम यहाँ मायने रखता है, तो इनकम का जो है लेटेस्ट आपके पास डिटेल होना चाहिए, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये कोई इसमें से इशू नहीं होता। फिर अब आप कुछ लोग चीजें हैं कि क्या हम जनरल में भरें या ओबीसी, सॉरी, जनरल में भरें या फिर ईडब्ल्यूएस में भरें। देखो अभी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो आया, तो सीएससी का जो फॉर्म आया, उसमें नो डाउट देखा गया कि जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो ओबीसी से भी बहुत कम गया है। तो नो डाउट अभी इनिशियल ईयर में फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके एवरेज बनाए भी नहीं है, कुछ लोगों का बहुत सारा इशू, तो इनिशियल ईयर में मिल सकता है एक आध साल। फिर उसके बाद जब बहुत सारे लोग बना लेंगे तो उसका कोई इशू नहीं है। तो आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप डाल दो, नहीं है तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ भी और भी क्वेश्चन क्यूरी रहता है तो वो आप डालें, बेटर है कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें या टेलीग्राम नंबर पे संपर्क करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।